मैं प्रतिनिधि हूं खुद्दारों का, मैं प्रतिनिधि हूं खुद्दारों का, राही भी हूं अंगारों का, अरिशोणित पीने की खाते शिल्पी हूं तेज दुधारों का, द्रोही के लिए खंग हूं मैं, भारत मां की उमंग हूं मैं, जो राष्ट्र ध्वजा में लहराती वो केसरिया तरंग हूं मैं। झेलूंगा सभी कुचक्र किंतु मानूंगा किंचित हार नहीं, चुप और नहीं मैं रह सकता, ठानूंगा उनसे रार यहीं। मैं नहीं बुलाता तुम्हें स्वर्ग में वज्र लिए सो जाओ इंद्र, मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से तभी कहलाऊंगा रविंद्र। क्या बात है। मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से तभी कहलाऊंगा रविंद्र। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो परिचय के तो बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। वो झांसी के 4 बार झांसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। चलिए मिलते हैं सीधा डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से। नमस्कार शुक्ल जी। शुक्ल जी, बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं आपकी आज जो भी राजनीतिक जो भी आपकी यात्रा रही है, शुरुआत से जानना चाहूंगा कि क्या रहा आपका, किस किस पायदान पे आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़े और आज आपका कद मतलब बाहुबली स्टाइल हो गया है। बाहुबली मत कहिए। शुरुआत से बताइए। ऐसा है कि मैं फर्रुखाबाद जनपद के एक बड़े पिछड़े हुए गांव रायपुर करके है, उसमें पैदा हुआ हूं। और मेरे पिताजी माताजी दोनों निरक्षर थे। सौभाग्य इतना था कि एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जिसका सम्मान था चारों तरफ। लेकिन बचपन से ही वो सारे काम जो खेती के होते हैं वो सारे हमने किए हैं। गांव में भी प्राइमरी स्कूल नहीं था, करीब 2 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल जाते थे और 6 से लेकर के 10 तक 4 किलोमीटर प्रतिदिन जाना, 4 किलोमीटर प्रतिदिन आना। बरसात के समय पर एक बरसाती नाला रहता था जो पूरा चढ़ा हुआ रहता था, उसको तैर करके पार करना पड़ता था। प्रारंभ में तो रस्सी बांध करके, मतलब तैरना आपने शुरू से सीख लिया? हाँ, वो तो बिना तैरने के जा ही नहीं सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, इसलिए वो स्वाभाविक। और नदी भी है, काली नदी है पास में, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जब जानवर चराने जाते थे जी जी, तो नदी के किनारे जानवर चरते थे, फिर उसमें खूब खेलते थे जी जी। तो प्रारंभ से ही बचपन से तैरना वरना सीख लिया था। लेकिन स्थिति ये थी कि गांव में, और गांव नहीं 10-20-50 गांव में कोई भी ग्रेजुएट तो था ही नहीं। हाई स्कूल भी शायद गिनती के लोग होंगे, क्योंकि हाई स्कूल वहां 4 किलोमीटर दूरी पर था, मूसाखेरिया में, वहीं से लोग पढ़ते थे। अब वो जब जाते थे स्कूल तो माँ हंसिया या खुरपी रख देती थी, लौट के आओगे तो खेत से चारा ले आना, तो चारा लेके आते थे। इतवार के दिन छुट्टी रहती थी तो खासकर बरसात के दिनों में घास छीलनी पड़ती थी, घास छील के लाते थे और फिर वो तालाब में धोते थे, फिर उसको सिर पे रख करके घर तक लाते थे, रात में चारा काटते थे, चारा आसानी सब किया है। 4 बजे सुबह उठ करके गोबर कूड़ा करते थे। अच्छा, क्योंकि समय पर पहुंचना होता था स्कूल, तो स्कूल 4 किलोमीटर पैदल जाना, तो स्वाभाविक रूप से पहले 4 बजे उठ करके गोबर कूड़ा करते थे, फिर इसके बाद नहा धो करके तब जाते थे स्कूल। तो उन परिस्थितियों में खेत में खूब काम किया। मक्का के अंदर जब निराई होती है और एक डूबने लायक मक्का जब रहती है और नीचे मतलब आदमी उसमें बैठे तो दिखाई ना दे, तो उसमें जो गर्मी होती है उसका एहसास वही कर सकता है जो जिसने काम किया हो। उसकी जब निराई करते हैं, फिर यूरिया उसकी जड़ पे रखी जाती है, वो उसके जो पत्ते होते हैं वो काट देते हैं बदन को। अच्छा, मतलब थोड़ा सा खरोंच बच जाती है, फिर यूरिया की पसीना निकलता है, यूरिया की चरपराहट, वो भी वो ये एहसास कर सकता है जिसने अनुभव किया। और मैंने कहा मैं अपने 50 गांव का पहला ग्रेजुएट हूँ। पहला ग्रेजुएट, कोई ग्रेजुएट नहीं, अब तो डीलिट हूँ, लेकिन उस समय ग्रेजुएट मैं पहला बना था जी। तो संयोग ऐसा बना कि गांव में रहते थे और कुछ परिस्थितियां घर की ऐसी थी कि बड़े भैया और हमें आयु का बड़ा अंतर था। अच्छा, 15 साल का अंतर। अच्छा। अब वो घर के मालिक थे, तो कुछ हमारे व्रतियों से या बाकी सब चीजों से दूसरा हमारा कांग्रेसी परिवार था। अच्छा। और मैं आरएसएस से जुड़ गया था।
तो वैचारिक रूप से दोनों वही में विभाजन हो गया। विभाजन हो गया। हाँ, हाँ। उसके कारण घर में रहना मुश्किल हो गया। अन्याय अत्याचार सहता रहा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। और वो जो फ्रस्ट्रेशन था, मैंने कहा ना कि ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसमें 12 किलोमीटर तक सड़क नहीं थी। 12 किलोमीटर तक सड़क नहीं थी, माँ बाप भी निरक्षर। अब उन परिस्थितियों से निकलकर संघ के सहयोग से ही मैंने इंटर किया। और इंटर में भी मैं बताते हुए मुझे कोई छुपाऊंगा नहीं कि जो फ्रस्ट्रेशन था घर का, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता था। उसके कारण मैं 3 कॉलेजों से रिस्ट्रिकेट हुआ, निकाला गया। अच्छा। लेकिन कभी फेल नहीं हुआ। तो निकालने की वजह उद्दंड था, कहीं न कहीं कुछ ऐसा। अब एक घटना है, मैं गांव से गया था, बड़ी सी चोटी थी और पजामा और कमीज पहनता था। तो वहां जो पुराने बच्चे थे उन्होंने अपमान कर दिया, मेरी चोटी खींच दी, उनसे झगड़ा हो गया। ऐसे ही एक शाखा लगाने नहीं देते थे, वो झगड़ा हो गया। ऐसे ही एक स्कूल में एक अध्यापक ने किसी बच्चे के साथ गलत हरकत कर दी, तो वो झगड़ा हुआ। तो ऐसे करके मेरे अपने लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, दूसरों के लिए हुआ। तो कुल मिलाकर के वहां से इंटर करने के बाद हमारे जो वहां के जिला प्रचारक थे, वो यहाँ पर संघ के, वो यहाँ पर विभाग प्रचारक होके आए थे। झांसी हमारी झांसी जी, हमारी झांसी। तो यहाँ ट्रांसफर होके वो आए थे। और मुझे मैंने मेडिकल जो आयुर्वेदिक ग्रुप था उससे इंटर किया था जी। हमको आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेना था। अच्छा। तो यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। और संयोग ऐसा बना कि एडमिशन एक्स्ट्रा सीट पे हुआ था। भक्त दर्शन वीसी थे उस समय कानपुर के जी। उनकी और दुलेकर जी की कोई झगड़ा हो गया, तो जो अतिरिक्त सीटों पर उन्होंने एडमिशन 5 किए थे, वो 5 निरस्त हुए। उनमें मैं भी था। तो आप डॉक्टर बनने से, उस वाले डॉक्टर बनने से बच गए। तो उसमें जो है उस समय ऐसा हुआ कि फिर वो वहां से निकाले के गया, वहां से फिर हटे, तो फिर बीकेडी में एडमिशन ले लिया। संघ का अधिकारी था, संघ का काम करता था और बाकी सब विद्यार्थी परिषद का भी काम देखते थे। संघ कार्यालय पर बीकेडी से ग्रेजुएशन किया आपने? बीकेडी से में मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया। अच्छा। फिर हमने एमए किया किसी और यूनिवर्सिटी से। फिर डीलिट हमको मिला है चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय हरियाणा से। किस विषय पे आपको डीलिट मिला? मुझे मानद उपाधि मिली है, मेरी एक जो मैंने साहित्य का काम किया है उसके सम्मान में मिला है। अच्छा। साहित्य का जो काम किया है, मेरे साहित्य पर साहित्यिक उपलब्धियों पर मुझे मानद उपाधि डीलिट की मिली है। ठीक। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा से, वहां से मिली। तो इस तरह से झांसी में रहना हो गया। और झांसी में कार्यालय संग्रहालय पर रहते थे। किस साल की बात बोल रहे हैं? मैं 73 लास्ट में झांसी आया था जी। और फिर यहीं बीए किया। यहीं से लॉ ग्रेजुएशन किया। तो झांसी, हमारी झांसी रास आ गई है। वो हम 74 में भी जेल में रहे। अच्छा। जब जेपी मूवमेंट हुआ, एक आयुर्वेदिक कॉलेज का कांड हुआ तो उसमें भी जेल गए। फिर इसके बाद जेपी मूवमेंट में 18 दिन जेल रहे। फिर इसके बाद इमरजेंसी में जेल में रहे लंबे समय तक। अच्छा। लंबे समय तक जेल में रहे इमरजेंसी। उस समय हमारी आयु रही होगी 18-19 साल, इससे ज्यादा आयु नहीं थी। लेकिन लोग जानने सब लगे थे और मैं संघ का खंड कार्यवाह था, तो राजनीतिक संघ का ही काम करता था। कुल मिलाकर के वहां से प्रारंभ हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, इसके बाद हमने वकालत की, 4-5 साल वकालत की झांसी कोर्ट में। जी। अच्छा। और बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर बना जी। भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष रहा जी। 32 ट्रेड यूनियन का मैं नेता रहा। 32 ट्रेड यूनियन। आज भी बहुत सारी यूनियन हमारी बनाई हुई है यहाँ पर, जो हमने संस्थापक। और फिर इसके बाद बिचौली में एक उद्योग स्थापित किया। और मैं इस घटना को जरूर बताना चाहूंगा कि उद्योग स्थापित करते समय मेरा जो विवाह हुआ, उस विवाह में मेरी बहन की शादी और मेरी शादी, ये इसमें 1 महीने का अंतर था। कौन से सन में हुई आपकी शादी? 1981 में। 81 में मई में शादी हुई मेरी बहन की।
जी। सदर बाजार में, और 26 जून को मेरी शादी हुई। जी। मेरे कोई कमाई तो थी नहीं, हम छोटे भाई बहनों को भी ले आए थे गांव से, अच्छा अच्छा। उनको भी यही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वकालत से कितना मिलता है, इधर शादी हो गई। शादी भी ऐसी थी, तो हमारी पत्नी जो है व्यायामशाला में 80 रुपए में नौकरी करती थी। अच्छा, शिक्षिका थी जी। जी। मेरा छोटा भाई 150 रुपए में सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ाता था जी। और मैं वकालत करता था। जी। तीनों मिलकर के घर चलाते थे, जी। क्योंकि दोनों शादियों में हमारे ऊपर मार्केट का 18,000 रुपए कर्जा हो गया था। अच्छा, शादी में जो खर्चा हुआ था। खर्चा हो गया, क्योंकि बहन की शादी हमने की और अपनी शादी की। घर से कोई सहयोग नहीं मिला, ना पिताजी से मिला, ना भैया से मिला। तो वो हमने यहाँ शादी की। इसके बाद, शादी के बाद पता नहीं कहां से वो भारतीय मजदूर संघ का काम कर रहे थे, तो दिमाग में अचानक एक जगह हड़ताल हुई, वहां कुछ लोगों को निकाल दिया गया। तो कोऑपरेटिव बेस पर कुछ फैक्ट्री डालने का निर्णय हुआ। अच्छा अच्छा। उस समय अनुभव भी कम था, सोच भी बहुत छोटी थी, तो पैसा लगता है ऐसा दिमाग में नहीं था, कोई परेशानियां आती हैं ऐसा दिमाग में नहीं था। लेकिन एक उद्योग का रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो सब हैंड टू माउथ लोग थे जो निकाले गए थे, विक्टिम हुए थे, वो सब चले गए नौकरी पर। अब मैं अकेला रह गया। अच्छा। दिमाग में अब आया कि ये पौधा रोपा है, इसको क्या करें। तो मैं फिर चला, और आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब फैक्ट्री लगाने गया, दिमाग में आया तो मेरी जेब में 100 रुपए का नोट भी नहीं था। मैंने अपने कुछ मित्रों को कहा जो लेखपाल थे कि भाई कहीं बिजौली में इंडस्ट्रियल एरिया से लगी हुई जमीन दिखाओ। उन्होंने जमीन दिखाई। तो जमीन दिखाने के बाद फिर हमने जो है वो बातचीत की उससे। तो उस समय उस जमीन की कीमत रही होगी 85 डिसमिल थी बिजौली में, उसकी कीमत रही होगी 15,000 रुपए। अच्छा। किसान ने 20,000 रुपए मांगे। मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं थे। जी। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी, चलो 20,000 रुपए में। ये आपका आत्मविश्वास था कि हो जाएगा। मैंने कहा कि 20,000 रुपए में मैं खरीद रहा हूँ, चलो। तो लेकिन बदलना नहीं। उसे भी लगा कि 15,000 की जमीन और 20,000 में खरीद रहे हैं, उसने भी हाँ कर दी। मैंने कहा बदलना बिल्कुल नहीं। तो बयाना, तो हमारे साथ में एक सज्जन थे मेरे मित्र, उनसे मैंने पूछा तुम्हारी जेब में कुछ पैसा पड़ा है? उनका 100 रुपए पड़े। मैंने लाओ, मैंने 100 रुपए लेकर के उसको बयाना दिया कि हमारा हिस्सा पक्का हो गया। फिर मैं जितने रिश्तेदार थे, पिताजी, माताजी, भाई, रिश्तेदार, सभी को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद किसी भी व्यक्ति ने कोई सहयोग नहीं किया। निराश हो गया मैं, लेकिन दिमाग में आके करना है इसे। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे युवक जो निराश होते हैं उनके लिए प्रेरणा मिले। मैंने अपनी पत्नी को कहा, मेरे साधु दिल्ली में रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि तुम मुझसे 5,000 रुपए उधार ले, क्योंकि उसे रजिस्टर्ड बयाना पर्ची करानी थी। तो वो 5,000 रुपए लेने चली गई दिल्ली छोटे भाई के साथ, और मैंने तब तक विवाह में मिला हुआ कुकर, घड़ी, पंखा और अंगूठी, ये चारों चीजें बेची। अच्छा। ये चारों बेचने में मेरे इसलिए बेच दिया था वाइफ को कि ये सब कर पाए आप। ये भी समझ लीजिए, पैसा इकट्ठा करना था। तो 3 होती तो निकल नहीं देती ऐसा। 3,000 रुपए उससे मेरे, वो 5,000 लेके आ गई, और 3,000 वो 8,000 रुपए हो गए। 8,000 मैंने उसको दिए और रजिस्टर्ड बयाना पर्ची कराई। और रजिस्टर्ड बयाना पर्ची करा के, और इसके बाद हमने वो जमीन जो है, बाद में ये हुआ कि भाई अब ये खरीदी कैसे जाए, क्योंकि उसे 12,000 रुपए देने थे और रजिस्ट्री में 3,000 रुपए खर्च होंगे, 15,000 कहां से आएंगे। फिर हम घूमे सब जगह हाथ फैलाए, कहीं भी कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अंततोगत्वा, पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी थी कि मैं कचहरी जा रहा था, उतने में पचकुइया के पास मेरे विद्यार्थी जीवन के मित्र महेश दीक्षित मिल गए। बोले मैं तो आपके घर जा रहा था। मैंने किस लिए? बोले कहने लगे कि मैं इसलिए जा रहा था
कि वो जमीन कोई बिजौली में आपने खरीदी? हाँ। बोले उसमें कुछ ज्यादा हुआ आपके पास तो कुछ बेच दीजिए। मैंने कहा अभी तो रजिस्ट्री नहीं हुई मेरी। तो कह लगे वो तो डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाती। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने समझाया मुझे, तो मुझे समझ में आ गया। तो बोले कह लगे कि बेच दो। हमने हिसाब लगाया। मैंने कहा 32 डिसमिल उसमें, अच्छा उसमें से कुछ हिस्सा बेच दो। कुछ हिस्सा बेचने का आ गया। तो वो ले गए एक सज्जन के पास, मुझे भटनागर जी थे वहां मिनरवा के पास, वो फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उनसे बातचीत हुई तो 1.25 रुपए फीट में तैयार हो गए मामला। 14,000 वर्ग फुट जमीन मैंने उसमें से उन्हें बेची, बना 17,500। उन्होंने हमको 5,000 रुपए एडवांस दिए। मैंने एडवांस नहीं लिए, उसमें से 2,000 काटे और बाकी उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मेरे दिमाग में था कि हमें जिस दिन रजिस्ट्री करानी है उस दिन 15,000 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं लिए कि खर्च ना हो जाए, इसलिए 2,000 लिए और उनको वापस देके हमने कहा जल्दी रजिस्ट्री करा लीजिए आप, ठीक हो जाएगा। तो बस हम घर आए। घर में एक ऐसे ही रहने लगा था कुछ दिन से व्यक्ति जिसकी खाने में डाइट बहुत ज्यादा थी, तो कहीं भी रह नहीं पाता था। वो तो घर पे रहता था, वो घर देखता था और कोई वेतन नहीं था, लेकिन खाना दम से खाता था। उस आदमी को मैंने लिया अपने साथ। एक मेरे पास हीरो मैजेस्टिक मैंने लोन से खरीदी थी। हीरो मैजेस्टिक पर मैं ले गया साइड में ले जाके उससे बताया कि यहाँ से वो खरीदना है, वो बोल्डर खोदने है। एक टोरिया थी तो वहां उसका एक टेंट। अच्छा बलवानपुर उसको इसलिए रखा था कि बोल्डर खोदते। अब पहले दिमाग में नहीं था, लेकिन वो काम आ गया। तो हमने बाजार से सारा सामान उससे दिलवाया। अगले दिन से उसका तंबू लग गया, वहीं रहने लगा और वो अपना बोल्डर खोदने काम करने लगा। इधर रजिस्ट्री हुई, डायरेक्ट अपने नाम हमने कराई और एक उसके नाम करा दी, उनके जिनको बेचा था। और बस हमने, चूंकि उसका मार्जिन आ गया और उसकी नींव हमने अपने हाथ से खोदी। अच्छा। जो उसका नक्शा बना उसकी नींव अपने हाथ से खोदी। बोल्डर वो जो करता था दिन भर में खोदता था, वो बैंगी एक बनाई हुई थी, उससे हम दोनों मिलकर के उसके किनारे किनारे डाल देते थे। एक दिन फिर उसको ठीक तरीके से बैठाना शुरू किया। फिर इसका पानी बरसा तो वो मिट्टी जो निकली थी वो उसमें डाल दी, तो अपने आप सेट हो गई। तो हमारा मार्जिन जो लगना चाहिए था वो जमीन और नींव भर गई पूरी बाउंड्री, उससे निकल आया। और मैंने यूपीएफसी में लोन के लिए सबमिट किया। प्रभु की कृपा से एक अग्रवाल मिल गए, उनकी बच्ची का एडमिशन कहीं होना था, मैंने उसमें अप्रोच करके करवा दिया। रास्ते बनते चले गए। 20 दिन के अंदर हमको लोन दे दिया। और आप समझिए कि लोन मिलने के 6 महीने के अंदर पहला लोन हमको, पहला जो वो मिला चेक, वो मात्र 18,000 का मिला था जी। लेकिन फिर जल्दी होते 6 महीने के अंदर मैंने फैक्ट्री चालू कर दी। क्या उसमें और नॉन टेक्निकल होते हुए बीएचएल एंसेलरी बनाई। और स्थिति ये थी मेरी कि मैं कुछ भी नहीं जानता था उस समय। अंग्रेजी मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं तो अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेजी में आप तंग था? बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, जानते ही नहीं थे। देहात के पढ़े हुए थे और अंग्रेजी कुछ आता नहीं था। तो बीएचएल के अधिकारियों ने मुझे बहुत सारी चीजें लिखी। हंसने के लिए बता रहा हूँ, लोग हंसे मेरे ऊपर कि मैं कहाँ से यात्रा मैंने प्रारंभ की है। जी जी जी। उन्होंने कहा इतने पाउंड के हैमर, इतने पाउंड के हैमर, इतने पाउंड के हैमर, ऐसे करके अलग अलग लिखे हुए थे। अब मैं उसको जान नहीं पाया ये हैमर होता क्या है। अच्छा। तो मैं वहां मिलहार सेल्स कारपोरेशन दिल्ली चावड़ी बाजार में गया। उन्होंने पता भी दे दिया था कि वहां सब मिल जाएगा। मैंने अपना पर्चा दे दिया, वो मेरा सामान निकालने लगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरा सामान नहीं निकाल रहा। तो मैंने उस सरदार से कहा, मैंने कहा भैया ये मेरा सामान क्यों नहीं निकाल रहे? बोले आप ही का तो निकल रहा। मैंने कहा है मेरा सामान? बोले ये है। मैंने कहा ये तो मैंने नहीं मांगा। अच्छा, तो जो सामान वो निकाल रहा था उसका आपको हिंदी वर्जन पता था? नहीं पता था। हिंदी वर्जन पता, इंग्लिश का नहीं पता। तो बोला कि सरदार बोला कि लगे ये सामान है आपका? मैंने कहा ये मैंने तो नहीं मांगा। तो वो बोला कि आपने क्या मांगा? मैंने कहा हैमर्स मांगे। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये हथौड़े हैं। हिंदी वर्जन पता। कह रहे फैक्ट्री आप लगा रहे हो? मैंने हाँ लगा तो मैं ही रहा हूँ। कह भगवान मालिक है। ऊपर देख के बोला भगवान मालिक है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस फैक्ट्री को जब मैंने प्रारंभ किया
तो एक सामान्य से लोगों को लेकर प्रारंभ किया जो क्या बनाते थे बेटर, अरे हम 32 MVA तक के ट्रांसफार्मर की बॉडी बनाते थे। अच्छा 32 MVA तक की, और HETT EWU ट्रांसफार्मर की बॉडी, मतलब हमारी महारत थी उसमें। HETT में तो बिल्कुल हमारी एकाधिपत्य था। और तो फिर आपने पिक्चर्स हमने बनाए जी, और आप आश्चर्य करेंगे कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था, हमने 1 करोड़ तक का टर्नओवर लिया उससे, 2 फैक्ट्रियां और लगाई बिजौली में जी। अच्छा, और 68,000 का इनकम टैक्स हमने 1988 में पे किया। और उस समय 68,000 हम तनख्वाह बांटते थे 2 लाख से। तो इन सबको बनाने के लिए आपको विशेषज्ञ नहीं, मैं वही कह रहा हूं, विशेषज्ञों से ज्यादा विशेषज्ञ मैंने इन हाथों से हथौड़े चलाए, घन चलाए, अभी भी चलाइए, होटल बनाने में भी चलाए। आज फर्स्ट एंगल ड्राइंग मेरे सामने रख दीजिए, थर्ड एंगल ड्राइंग रख दीजिए, मुझे कोई ड्राइंग पढ़ने में परेशानी नहीं हुई। अनुभव के आधार पर एक जॉब गलत बन गया था, और उस समय हम एक जनरल मैनेजर रखे थे, उसे अच्छी तनख्वाह दे रहे थे, अधिकारी रह चुका था वो, उसने मिरर व्यू बना दिया एक 32 MVA के ट्रांसफार्मर को, भारत था विदेश का, और उस ट्रांसफार्मर को 3 दिन फैक्ट्री लॉक करके मैंने पूरा सुधरवाया खड़े होकर के। उसने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि मैं कर ही नहीं सकता, नए तरीके से डिजाइन बना करके उसको सारा पूरा तैयार हो चुका था, काट पीट के फिर मैंने दोबारा ठीक किया, और जहां से ज्वाइंट लगाया उसमें RDSO के इंस्पेक्शन इन्वॉल्व था, उसमें वैक्यूम जो है टेस्ट इन्वॉल्व था, वैक्यूम टेस्ट में पास हो गया, RDSO के टेस्ट में पास हो गया, और इतनी सफाई से काम किया, इतना जबरदस्त काम हुआ कि आश्चर्य कर रहे थे कि ये कैसे बन गया। 2 रुपए किलो का जो हो गया था माल वो पूरा चला गया, नुकसान हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, क्षतिपूर्ति हो गई। अब उस नॉन टेक्निकल होने के बाद मैंने टेक्निकल इंडस्ट्रीज लगाई, और टेक्निकल इंडस्ट्रीज में महारत हासिल की। और BHEL में ये स्थिति थी कि BHEL के जनरल मैनेजर को या ED को आवश्यकता पड़ने पर अगर उनकी कोई अर्जेंसी होती थी तो रात के 12 बजे कार आती थी लेने के लिए, और कहती थी ये मुझे चाहिए, 2 दिन में आप ही कर सकते हो। आपके साथ आस्थाएं जुड़ गई थी? तो नहीं, वो उनको ये विश्वास था कि हम 2 दिन में दे देंगे, अगर कह गए तो दे देंगे। इस तरह का काम हमने किया। फिर आप राजनीतिक मुद्दों पर कहां से? मैं वही कह रहा हूं, मैं संघ का कार्यकर्ता था जी। उस समय, क्योंकि पूरे बीजेपी या संघ परिवार में उसका जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ हुआ करता नहीं, फिर भाजपा भी बन गई थी। भाजपा बन गई थी 80 में भाजपा बन गई थी, और ये बात 83 की है। तो उस समय क्या था कि 4 पहिया वाहन किसी के पास नहीं थे। झांसी में बीजेपी में मात्र 3-4 पहिया वाहन थे। अच्छा। एक था मानवेंद्र सिंह जी के पास जीप थी, एक त्रिवर्णनाथ त्रिवेदी के पास एम्बेसडर कार थी, एक मेरी अपनी कमाई से खरीदी हुई कार थी, पद्मिनी फिएट। तो संघ के अक्सर अधिकारी जब आते थे तो उनकी बुंदेलखंड 7 जिले अब जो हैं वो पहले कमिश्नरी थी, तो इस पूरे बुंदेलखंड में यात्रा कराने का जिम्मा मेरे जिम्मे होता। वो प्रोटोकॉल भी होता है तो। मैं चूंकि हेड गेवार समिति का भी वो था और संपर्क प्रमुख संघ का था, तो स्वाभाविक रूप से, और ड्राइवर रखते नहीं थे तो खुद ही ड्राइव करते थे। तो आपकी पद्मनी खूब चली। तो साथ में हमारे जो प्रांत प्रचारक थे, उसमें प्रांत बहुत बड़ा था जी। तो आदरणीय प्रताप जी और यहाँ हृदय जी विभाग विधायक, दोनों ने तय किया कि आपको चुनाव। अच्छा, वहां से नहीं पड़ी। जबकि मेरे जो मार्गदर्शक थे ठाकुर संगदा प्रसाद सिंह, जो जिनके कारण मैं झांसी आया था, वो इस मत के नहीं थे। वो कहते थे कि अभी नया नया व्यापार स्थापित हुआ है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। उनकी उस बात में सत्यता साबित हुई कि मैं आर्थिक रूप से राजनीति में आने के बाद कमजोर हुआ। मेरी फैक्ट्रियां चौपट हो गई, माने जो फैक्ट्रियां करोड़ों में बन रही थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। और लेकिन उनकी अनुमति इन लोगों ने भी, रात के 2 बजे उन्होंने अनुमति दी कि नहीं अच्छा ठीक है लड़ लो। उस समय मैं 4 आने का मेंबर भी नहीं था बीजेपी का जी। बिना मेंबरशिप के मैं बीजेपी का टिकट मिला
मैं चुनाव लड़ा, राजेंद्र नेतृत्व को सांसद का टिकट मिला, मुझे विधायक का टिकट मिला। 89 की बात। 89 उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 56 विधायक बीजेपी के जीते थे केवल, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। उनमें मैं था और मैंने यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर और राजनीतिक परिवार के धुरंधर को हराया, ओम प्रकाश रिछारिया, और उस समय वो सिटिंग मिनिस्टर थे। उस समय एक और घटना हुई कि अधिकांश बहुसंख्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। अच्छा। मेरे विरोध में। अच्छा। क्योंकि मैं संघ का पदाधिकारी था, सीधे आकर के बीजेपी में टिकट मिल गया। उस विरोध में आप उनको रास नहीं आए। नगर की पूरी टीम, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया था बीजेपी में, पहले करते रहे लेकिन उस समय नहीं किया था, हम रहने लगे थे बिजौली, तो त्यागपत्र दे दिया। मेरे साथ कोई नहीं था, केवल संघ के लोग और ज्यादा से ज्यादा 20, 22, 25 साल 30 साल के लोग, इससे ज्यादा कोई नहीं था। वो लोग यही कहते थे कि इनके साथ तो कोई है ही नहीं। तो मैं भी यही कहता था कि राम जब निकले थे उनके साथ कोई नहीं था। लेकिन बानर भालू और सब मिलते गए और रावण जैसे महापराक्रमी का वध हो गया और निश्चित हम जीतेंगे। और आश्चर्यजनक तरीके से बहुत लंबी जीत दर्ज की, बहुत लंबी। सिटिंग पहली बार चुनाव लड़ा 89 में पहली बार, जबकि बीजेपी का कोई बहुत वर्चस्व, मैंने कहा ना 56 जीते थे पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ लहर का कुछ हिसाब तो 56 थे कुल 56 लोग जीते थे। तो कहां से थे उस समय? तो लोग कहते थे कि कांग्रेस का कुत्ता खड़ा कर दो वो जीत जाता है, वो हुआ करता था। लेकिन हम उसमें 89 में जीते, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। राम मंदिर आंदोलन पर मैं कई बार जेल भी गया, बहुत बार जेल गया। एनएसए में मुलायम सिंह ने बंद किया मुझे, मेरे ऊपर तमाम केसेस लादे, सब किया। और जैसा उन लोगों का वर्किंग है आप जानते हो, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनकी नकारात्मक वर्किंग को ध्वस्त करने का काम ये मैंने तो पहली बार जब आप विधायक बने तभी आपको मंत्री बनाया गया या उसके बाद? नहीं, उस समय तो 56 ही विधायक जीते थे। तो हमारी सरकार तो 91 बनी। 91 में हमको बहुमत मिला। तो 91 में मेरे को सरकार में लिया गया। लेकिन उस समय यहाँ जो पहले विरोधी थे हमारे, उन्हीं ने कुछ ऐसी चीजें खड़ी कर दी वहां जाके कि वो लिस्ट में नाम कट गया अंत समय, मेरी सूचना आने के बाद। अच्छा, आपको मेरे पास सूचना तो वापस लौट गई। लेकिन इसके बाद फिर जांच हुई, और मैं पूरे हिंदुस्तान में एक आध का किसी की जांच हुई हो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी ने आयोग बनाकर मेरे चरित्र, मेरे कामकाज की जांच कराई और देश के वरिष्ठ लोग जांच करने आए, जिनमें राजकुमार सामा और जो पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना दिल्ली, ये 2 आयोग के सदस्य थे। और इन आयोग के सदस्यों को यहां पर जो है भेजा गया। 3 दिन रहे वो, गली गली जाकर के व्यापारी नेताओं उनसे सबसे बातचीत, सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद मुझे बुलवाया गया, मुझसे पूछा गया उसके बारे में। मैंने कहा देखिए, मैं तो, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप का जवाब मैं अगर देता हूं तो ठीक नहीं, जनता दे ये ठीक है। आप जिससे मिलना हो, संघ के लोगों से मिलना हो, बाकी लोगों से मिलना हो, आप सबसे मिल लीजिए, जो वो कहें। और शर्त ये रखी गई थी, जो कि मुझे रज्जू भैया ने बात की थी। रज्जू भैया ने कहा था कि आपको, नहीं, भाऊराव जी ने मुझसे कहा था कि यदि आपकी जांच में आप अपराधी घोषित हुए तो क्या होगा? तो मैंने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। लेकिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत की है मुझे रोकने के लिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित होना चाहिए अगर मैं निर्दोष, अगर मैं खरा उतरता हूं। तो मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें रोका था। और कल्ला जी यहाँ अध्यक्ष थे प्रदेश के, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जी बार बार कहते रहे मुरली मनोहर जोशी जी से कि लड़के को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होनहार है, उसके साथ ऐसा मत करिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो कहता जांच में मैं निर्दोष साबित हुआ। मुरली मनोहर जोशी जी का एक पत्र आया मुझे, जिसमें जो अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, आप पर लगाए गए सारे आरोप निराधार पाए गए। अच्छा, मुझे मिला। इसके बाद मैं दौड़ता रहा, मैंने कहा मेरे को अब मंत्रिमंडल तो गया, अब बताइए क्या करें।
तो और कल्याण सिंह जी आपने कहा इनको पार्टी से निष्कासित करो, तो दबाव में केवल इनको शोकॉज नोटिस इशू हुआ बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने विरोध किया था। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा, उसमें कुछ दिवंगत भी हो चुके हैं, तो उनको सबको नोटिस दिए गए कौन आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए। लेकिन इन लोगों ने क्षमा मांग ली और छोड़ दिया गया, जबकि शर्त ये तय थी कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। लेकिन मुझे जो है वो अंतोगता बाद में काफी बाद मुझे मंत्रिमंडल में लिया गया और कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। अच्छा, उसमें बात खूब काम किया, मुझे यहाँ का इंचार्ज बना के सरकार ने भेजा, वो हम सारा काम करते रहे। यहाँ लाखों स्वयंसेवकों उनके जितने कार्यसेवकों की चिंता करना, उनका सब करना, वो मेरा काम रहा। फिर आप शिक्षा मंत्री कब बने? मैं मायावती की जब गवर्नमेंट बनी, मायावती के साथ मिलकर के बीजेपी ने जब बनाई, तो उसमें बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अनुसंधान, ये सब मुझे दिया गया और स्वतंत्र प्रभार मिला। मायावती के साथ मैंने काम किया 6 महीने, फिर उसके बाद तो कल्याण सिंह जी आ गए, उनके साथ काम किया। उसी समय ये बीएड बेरोजगारों को जो हमने नौकरी दी, जब मैं यहाँ पर मंत्री बन के आया बेसिक शिक्षा का, मुझे स्मरण है कि जब मैं शपथ लेके घर पहुंचा 500 के आसपास झांसी के लोग वहां पर थे। वो जो है आशा लेके नहीं, वो सबके मुंह लटके हुए, बधाई देना तो दूर, शपथ लेने के बाद सब मुंह लटकाए बैठे। क्या हुआ? अरे भाई साहब, क्या बेसिक शिक्षा मिल गया, कोई मिलता, पीडब्ल्यूडी मिलता, सिंचाई मिलता। तो मैंने कहा इतना बड़ा विभाग है, जानते नहीं लोग इसको, लेकिन मुझे समय 3 महीने का दीजिए, 3 महीने के अंदर दुनिया के अंदर लोग जान जाएंगे कि बेसिक शिक्षा क्या होती है। 5 लाख से ऊपर उस समय अध्यापक थे। मैंने कहा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे मेरी रुचि का विभाग मिला। और आप आश्चर्य करोगे कि उसी समय हमने विभाग अलग कराया। पहले शिक्षा विभाग एक हुआ, अच्छा, उसे स्वतंत्र कराया, अलग कराया, कैडर का डिवीजन, बाकी सब हुआ, सब कर करा के। और उस समय जो यहाँ पर बीटीसी बेरोजगार पड़े थे पूरे लंबे समय से, 68 से 68, 50 से ऊपर की आयु जिनकी हो गई थी, एक भी बीटीसी बिना रोजगार के नहीं रहा। सबको रोजगार दिलाया। पूरे उत्तर प्रदेश के एक बीटीसी को ढूंढकर नौकरी दे दी और सबसे कह दिया अपने घर बैठे रहो, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं, फॉर्म भर दो, नौकरी अपने आप दरवाजा खटखटाएगी। और सबका दरवाजा नौकरी ने जाके खटखटाया, सबको बीटीसी वालों को नौकरी मिल गई। यहाँ तक कि जो जिन्हें पहाड़ा तक भूल गए थे, खेती करने लगे थे, मजदूरी करने लगे थे, आशा ही छोड़ दी थी, आशा छोड़ दी थी, ऐसे लोगों सबको नौकरी दे दी और एक पैसे का भी कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमने बीएड के लिए किया, तो उसका विरोध जो है माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया। अच्छा, घोर विरोध किया और उस विरोध के कारण मुझे हर दिन विधान परिषद में जवाब देना पड़ता था शिक्षक समाज का, और इतना परेशान किया मुझे कि मतलब अपमान करने से लेके बाकी सब किया, लेकिन मैं नहीं टिका। अंततोगत्वा कई लाख बीएड बेरोजगारों को नौकरी मिली, सबको। और ऐसा फार्मूला बनाया जो अखबार में प्रकाशित किया कि ऐसे मानक से आप अपने नंबर जोड़ लीजिए, और अगर ये नंबर आपके हैं और आपका नहीं हुआ तो ये हेल्प डेस्क है, उसमें अप्लाई अपना आवेदन दर्ज, शिकायत दर्ज करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। लाखों लोगों को नौकरी दी और शायद पूरे देश में एकमात्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है जहां पर बेसिक शिक्षा में बीएड वालों को नौकरी, बाकी कहीं नहीं, पूरे देश में कहीं। फिर वो वंदे मातरम वाला जो मुद्दा था वो भी बताया। मैं बताता हूं। ऐसा हुआ कि उस समय शिक्षा में पूरी तरह परिवर्तन करने का मन बना। अच्छा, उसके लिए मैंने एक योजना बनाई जिसका नाम रखा कल्प योजना। अच्छा, क्योंकि मेरा ये मानना है वर्तमान चल रही शिक्षा ये शिक्षा नहीं है, बदलाव की आवश्यकता, यह साक्षरता है।
जी। ये जो सब्जेक्ट हैं, इससे नॉलेज तो बढ़ सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ सकता। जी। नॉलेज और ज्ञान में अंतर फर्क है। जहां ज्ञान होता है तो उसके चरित्र और चिंतन दोनों पर असर करता है, लेकिन नॉलेज कभी असर नहीं करती। आप नॉलेज निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को चेंज करने के लिए कल्प योजना बनाई, और कल्प योजना बना करके ट्रेनिंग दी। टीचर्स को हमने गायत्री परिवार में ट्रेनिंग दिलवाई, हरिद्वार में हर विद्यालय से एक एक शिक्षक हमने लिया, उनको वहां ट्रेनिंग दिलवाई कि संस्कारों की ट्रेनिंग कैसे होती है। एक हमने प्रोटोकॉल बनाया कि विद्यालय में कैसे सुबह प्रार्थना शुरू होगी, कैसे विद्यालय का वातावरण, भौतिक वातावरण कैसा होगा, आध्यात्मिक वातावरण कैसा होगा, किस तरह से हमारा जो है अभिभावकों से संपर्क होगा। एक बड़ा हमने एक प्रोग्राम डॉक्यूमेंट बनाया, और वही डॉक्यूमेंट मैंने फिर जोशी जी को दिया। जोशी जी ने भी बहुत सारे सुधार किए। जब ये आया कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो वही डॉक्यूमेंट था। अच्छा। पूरे देश में वो परिवर्तन प्रारंभ हुए, और मुझे गर्व इस बात का है कि उस समय जितने काम हमने किए, चाहे वो नौकरी देने का काम हो, चाहे वो किताबें बदले, किताबों का सिलेबस का कुछ आया था, किताबों ऐसा हुआ कर रहे हैं। उस समय जो किताबें छप रही थी वो न्यूज प्रिंट पर छप रही थी। न्यूज प्रिंट पर किताबें छप रही थी। ठीक है। अब आप कल्पना करिए, कोई बच्चा अगर न्यूज प्रिंट पर अगर देखे, गरीब बच्चे को मिलेगी वो न्यूज प्रिंट वाली, ठीक है, और अमीर बच्चे को मिलेगी वो चिकनी वाली, ओरिएंट वाले पेपर। दो तरह की छप रही थी। नहीं, सरकारी जितनी छप रही थी वो न्यूज प्रिंट। अच्छा। उस पर कोई बंधन नहीं था। माने जो सरकार ने पाठ्यक्रम तय किया था, वो पाठ्यक्रम छप रहा था न्यूज प्रिंट। और 1 पैसे की रॉयल्टी सरकार को नहीं मिलती थी। अच्छा। तो मैंने उसको रॉयल्टी मिले सरकार को और गुणवत्ता ठीक हो, तो मैंने पुरानी किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और कोड नंबर जारी किया। मैंने कहा सरकार के निर्देश पर किताबें छपेगी। तो जितने प्रिंटर थे, जो माफिया थे, वो मुझे आए खरीदने के लिए। अच्छा। और एक बड़े व्यापारी नेता जो भाजपा के थे, व्यापारी नेता, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, अब वो नहीं है इस दुनिया में। वो स्वयं व्यापारियों को लेके आए, उन्होंने स्वयं मुझसे बात। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उनका। हाँ। अच्छा। वो भी व्यापारी नेता थे। तो उनको उन्होंने मुझसे कहा कि इतना रुपया मैं देने को तैयार, इस वर्ष के वर अगले वर्ष से आप जो चाहते हो वो कर लो। मैंने कहा इस वर्ष भी नहीं रोकूंगा, गलत काम गलत है, हम अभी इसी समय ये लागू कर दिया तो कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने धमकी दे डाली कि मार देंगे। फिर हमने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए, कमिश्नर्स को, और उसके माध्यम से छापे डलवाने शुरू किए। तो लोगों ने वो सारी किताबें काट काट करके और तालाबों में फेंकवाई। हुआ था। लोगों को जेल में हमने बंद किया, लोगों को जो है वो NSA लगा दिया। ये सब बहुत सारी चीजें हमने की। मुख्यमंत्री जी का मुझे पूरा सहयोग मिला, हर चीज। मुख्यमंत्री यानी कि मायावती जी का ना उस समय, हाँ, मायावती, और फिर इसके बाद कल्याण सिंह जी आ गए थे। हाँ, दोनों का सहयोग मिला मुझे। मायावती जी भी, ये वाला जो आप बहुत ज्यादा हद तक, ये कल्याण सिंह के जमाने का है। ये जो कागज वाला काम जो है वो कल्याण सिंह के जमाने का, बहुत सहयोग मिला। अब वंदे मातरम का जो प्रकरण जो आपने पूछा, वो ये था कि उसी जो मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें प्रारंभ कैसे होगा विद्यालय का और समापन वंदे मातरम से होगा। जब बच्चे जाएंगे घर, उससे पहले असेंबली होगी, असेंबली में बच्चे वंदे मातरम गा के जाएंगे, अनिवार्य कर दिया। ठीक है। अब ये हुआ कि बीच में अटल जी आए, हमारी पत्नी को समय ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा। तो मैं उनको लेके चला गया था मुंबई। ये 12 अक्टूबर को हम मुंबई चले गए थे उन्हें लेकर के, और 98 की बात है, 12 अक्टूबर 98, उनको लेके हम चले गए। इधर क्या हुआ, गैप हो गया। तो 21 नवंबर को या 22 नवंबर को संभवतः 6 महीने पूरे हो गए थे या कुछ ऐसा हुआ था आपके कार्यकाल के। हाँ, सरकार की फंक्शन खूब बढ़िया हो रहा था, तो
खूब कल्याण सिंह जी भी मेरा साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसको वंदे मातरम करना हो न करना हो वो अपने बच्चे निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने भी बयान दे दिया तो मैं बड़ा खुश था। उसी समय अटल जी आ गए। अटल जी इस बात को कहे कि वंदे मातरम का प्रकरण क्या है, तो उस समय मित्तल जो हमारे यहाँ बीसी रहा है, ये उस समय प्रमुख सचिव हो गया था वहां। मैं इसको बिल्कुल बहुत ही खराब आदमी मानता था। तो इसने जो है बता दिया कि कोई वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। मैं चूंकि था नहीं यहाँ, तो अटल जी ने वही वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। अच्छा। और यही जाके अगले दिन वहां लोकसभा में बोल दिया। अब कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद मुझे कल्याण सिंह जी ने बुलवाया। विरोधाभास हो गया। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि बैक डेट में विड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने उस पर असमर्थता जाहिर कर दी कि मैंने कहा कि मैं बैक डेट में से विड्रॉ नहीं करूंगा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इस तरह से मामला फंस चुका है। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, वैसे ही तमाम प्रेस वालों ने मुझे घेर लिया। प्रेस वालों ने कहा कि वंदे मातरम अनिवार्य है कि नहीं। मैंने कहा है। अटल जी ने तो कहा कि अनिवार्य नहीं है, और लोकसभा में भी कह दिया। मैंने मेरी जानकारी नहीं है। तो वो जो है, फिर इसके बाद हमको मंत्रिमंडल में बुलाया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में मैं गया, वहां मैंने कहा अनिवार्य है, और उनको हमने लिख के दे दिया। कहले सबको भेज दो आप डॉक्यूमेंट। हमने सबको डॉक्यूमेंट भेज दिया। उसमें नरेश अग्रवाल से मेरी हॉट टॉक भी हुई, लेकिन वो सब हम निकल के आए। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है इन सब चीजों की। फिर मैं दिल्ली फिर चला गया, क्योंकि पत्नी की तबीयत बहुत, बंबई चला गया, पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर इधर क्या हुआ कि बाद में अखबारों में जो छपा, सीएम मिस्चीफ टू पीएम, सारे अखबारों में लीड न्यूज थी। उस पर जो है वो नाराज हुए। अटल जी ने इनको बुलवाया, मुख्यमंत्री को। इन्होंने कह दिया कि हमारे से बगैर पूछे। अच्छा। और उसने लागू किया। खैर हम फिर बाद में आए तो वो फाइल हमारे हाथ लग गई, जिसमें मेरे दस्तखत नहीं थे, अकेले कल्याण सिंह जी के दस्तखत थे। सीधे बजट में व्यवस्था की गई थी कल्प योजना की। उस कल्प योजना का अंग था ये। तो कल्प योजना को लागू करने का प्राविधान ये कल्याण सिंह जी ने किया था, मैंने बिल्कुल नहीं किया था। इसलिए वो सब बाद में लोगों को पता चल गया कि मेरी गलती नहीं थी उसमें। लेकिन बलि का बकरा तो बनी गया। उसका आपको अफसोस है? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है क्या? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा, क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ सही रास्ते पर चल रहे हो, अचानक आपको बिना अपराध की सजा सी मिल जाए तो तकलीफ होती है। देखिए, ये निश्चित मेरा कैरियर उससे बहुत नीचे गया। अगर ये ना होता तो शायद हम आज कहीं और होते, क्योंकि जिस तरह का प्रदेश में मेरा वर्चस्व हो गया था, या लोग जितना अच्छा मानने लगे थे। मैं प्रतिदिन फ्रंट पेज पर रहता था हर अखबार के। आप आश्चर्य करेंगे, दूरदर्शन पर 30 दिन में 28 दिन मेरा प्रसारण हुआ है। 28 दिन मेरे समाचार। ये मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, तब उन्होंने बताया कि देखो आपका 28 दिन है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति थी। लेकिन होता ये है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो समझौते नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि मुझे राजनीति से पैसा पैदा नहीं करना। राजनीति मेरे लिए व्यापार नहीं है। तो मैं घुटने टेक के क्यों बैठूं? मैं गिड़गिड़ा करके क्यों बात करूं? क्यों करूं? अच्छा, उसके बाद फिर आपने इलेक्शन लड़ा? नहीं, इलेक्शन लड़ा फिर इसके बाद लोकसभा भी लड़ा। हाँ। भाई गलती केवल हो गई लोकसभा लड़ने की। लोकसभा में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी, तो मेरी भी स्थिति खराब यहाँ हुई। तो वो 2009 का जो हमने लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा भी लड़ा। वो मानते हैं आपको वो नहीं लड़ना चाहिए? वो नहीं लड़ना चाहिए था मुझे, मैंने गलती की। तो और फिर इसके बाद मुझे राजनीति के जो वर्तमान परिदृश्य है, इससे कुछ अरुचि हो गई। यद्यप मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ बीजेपी का, मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ बीजेपी का, बीजेपी के कार्यक्रम भी जो मेरे लगते हैं मैं जाता हूँ। बीजेपी का काम, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो बीजेपी बचा सकती है। अगर सनातन धर्म को कोई बचा सकता है तो बीजेपी बचा सकती है। अगर आतंकवादियों से कोई इस देश को बचा सकता है तो बीजेपी बचा सकती है। मैं ये नहीं कहता दूध के धुले ऐसा, कभी नहीं कहता, लेकिन ये तय है कि जितनी पार्टियां हैं वो देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। अच्छा चलिए शुक्ला जी, फिर हम वापस वहां आते हैं कि आप
कवि मन आपका कब आंदोलित हुआ और आप फिर अपने रचनाएं भी लिखी, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, उसका उल्लेख कीजिए। देखिए, मैं बचपन से कविता लिखता हूँ जी देखिए, कभी कभी बनता नहीं, जी कभी अवतरित होता है। बिल्कुल ठीक कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, ये वेद का वाक्य है। तो कवि जो है वो पैदा होता है, कविता लिखी नहीं जाती, कविता लिख जाती है, और जो लिखी जाती है वो कविता नहीं होती। मुझे बचपन से कविता लिखने का शौक है। मैं छोटा था तब भी तुकबंदी करता था। बहुत सारे हमारे यहाँ बारातों में न्योतनी एक कार्यक्रम हुआ करता था पहले, बड़ा अच्छा होता था। उसमें क्या होता था? उसमें दोनों पक्ष, माने जैसे जहां वर पक्ष और वधु पक्ष, हाँ, जहां बारात रुकी होती थी, जिसको जनवासा कहते हैं, हाँ, जनवासा, वहां पर स्वागत की तैयारियां होती थी। हाँ, गलीचे बिछाए जाते थे, इत्र छिड़का जाता था, पान की व्यवस्था होती थी, बाकी सब स्वागत समारोह जैसा। और लड़की पक्ष वाले लोग वहां जाते थे, कुछ दाल चावल ये वो फलाना लेके वहां जाते थे। फिर वो दोनों तरफ से लोग बैठते थे, फिर दोनों तरफ से जवाब सवाल संस्कृत में कविताओं में होते थे। अच्छा, उत्सव जैसा मनाते थे, बहुत जबरदस्त होता था। अच्छा। उसमें एक पहले पंडितों से शुरू होता था, एक पंडित ने श्लोक पढ़ा, फिर दूसरा पंडित दूसरी तरफ का श्लोक पढ़ा, फिर इसने पढ़ा, फिर वो पढ़ा, फिर इनमें से कोई कविता सुनाता था, वो करता था। वो बहुत ही आनंदमय क्षण होते थे। उस समय मुझे लोग बारात ले जाते थे कि मैं वहीं पर कविता लिख लेता था और सबके नाम शामिल करता था उसमें। वधू पक्ष के जितने भी लोग होते थे, वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, इतना स्वागत हुआ, ये हुआ, वो सब लिखते थे और वो सुनाते थे। संघ में बहुत सारे गीत मैंने लिखे जी, संघ के गणगीत मेरे लिखे हुए हैं जी। और फिर लिखना चालू हुआ इधर जब मैं यात्रा करता था मुंबई की, जब पत्नी बीमार हुई, उससे पहले मेरी एक किताब आई थी। किस नाम से? संकल्प जी। उस किताब को अटल जी ने आशीर्वाद दिया है जी। और सबसे बड़ी बात, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस देश के बहुत बड़े चिंतक भानु प्रताप जी शुक्ल, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी संकल्प की। वो पहली किताब थी मेरी। फिर इसके बाद मैंने माँ लिखी, फिर उसके बाद नकबत मेरा बंधन ले लो, जिसमें कश्मीर समस्या 1947 से लेके कारगिल युद्ध तक वो वहां तक वो लिखा। फिर इसके बाद वंदे भारत मातरम आई। फिर ऐसी अनेक किताबें, 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो चर्चित किताब है वो एक किताब है शत्रुघ्न चरित्र। उसका उल्लेख क्या है उसमें? उसमें राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न पर लिखी गई दुनिया की एकमात्र पुस्तक है। शत्रुघ्न के ऊपर अभी तक किसी भी कवि ने कलम नहीं चलाई, लेकिन शत्रुघ्न एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो प्रसिद्धि परान्मुख रह करके जिन्होंने अपने जीवन को जिया और राम राज्य के संस्थापक हैं। वो उन सारी व्यवस्थाओं के संस्थापक हैं। वो अगर मैं एक उदाहरण दूं तो दुनिया मान जाएगी इस बात को, जहां देता हूं वहां मान जाते हैं लोग। विद्वानों की मीटिंगों में मैं बोलता हूं तो मान जाते हैं। राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में, हजारों किलोमीटर दूर जी अयोध्या से। भरत अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम में सन्यासी वेश में जी, वहां से निकले नहीं जी। लेकिन आप देखिए राम जब लौट कर आए, राज्याभिषेक हुआ, उस दिन राम राज्य स्थापित था। और राम राज्य स्थापित था तो फिर किसने किया? हाँ, इसका मतलब उन्होंने जो मिला था, एक ही व्यक्ति तो बचा जो काम कर रहा था। सारी सीमाएं सुरक्षित रही, सब कुछ अंदर की व्यवस्था यथावत चलता रहा। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निरुत श्रुत नीति, अल्प वृत्ति नहीं कबहू न पीरा, सब सज्जन सब निरुत शरीरा। तुलसी लिखते हैं। तो क्या अद्भुत व्यवस्था थी, और उन्हीं ने ये व्यवस्था बनाई। इसका प्रमाण देता हूं। दूसरा, राजा 2 ही भाई बने, राम अयोध्या के राजा बने और शत्रुघ्न मथुरा के राजा
अच्छा जी, जी। वाल्मीकि रामायण में है। हम्म, और राम ने ही उनका राज्याभिषेक किया। अच्छा और शास्त्रों के अनुसार शत्रुघ्न 12 वर्ष अयोध्या नहीं आए। राम के अयोध्या आने के बाद। राम राजा बने अयोध्या के, हाँ और इसके बाद लवणासुर को मारकर वध करके राम के आदेश पर उन्होंने मथुरा में राज्य स्थापित किया। अच्छा और मथुरा में राज्य स्थापित करने के बाद 12 वर्ष वो अयोध्या नहीं आए। अब सवाल उठता है 12 वर्ष अयोध्या क्यों नहीं आए? हम्म, तो मेरा जो खोजी मन है उसने तय किया, राम ने कहा होगा, आदेश दिया होगा कि जो तुमने 14 वर्ष में अवध और ये कौशल क्षेत्र में किया है, यही आपको मथुरा क्षेत्र में करना है। और इसीलिए वो जब तक कर नहीं लेना, आना नहीं। तो उन्होंने करने के बाद 12 वर्ष बाद आए। फिर इसके बाद उनके 8 बेटे थे, 2-2 पुत्र, सब भाइयों के थे। उन 8 की राजधानियां अलग अलग स्थापित करने में शत्रुघ्न का बहुत बड़ा हाथ था। 8 को ट्रेंड किया, 8 को योग्य बनाया, और सब जगह राजधानियां स्थापित हुई। 8 राजधानियां स्थापित हुई, अलग अलग जी। 8 राज्य स्थापित। शुक्ल जी, जैसा कि और मुझे डिलीट इन सब उपलब्धियों पर ही मिली है। वैसे अभी जो नई किताब आई है वो संजीवनी है जी। उसमें सनातन धर्म के जीवन दर्शन जो हैं, मानवीय जीवन मूल्य हैं, उन सभी शीर्षकों पर कलम चली है। लगभग 1100 दोहों में ये निबंध है। और मैं कहता हूं ये भी मानव जीवन के लिए अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। एक वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति, ये मेरा शोध ग्रंथ है, शोध ग्रंथ जी। कि वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था बदली कैसे। जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अद्भुत वर्ण व्यवस्था की थी, और मैंने निकाल के वो सब चीजें रखी हैं ग्रंथों में। वहां जन्मना जायते शूद्रा है सभी ग्रंथों में। भविष्य पुराण में तो पूरे 5 अध्याय हैं इसी के ऊपर, भविष्य पुराण में। मतलब वो आपने पूरा एक निचोड़ शोध कर लिया। शुक्ल जी, जैसा कि मुझे पता है आप मंचीय कवि भी रहे हैं, तो मंच आपने कहाँ शेयर किए उसका भी उल्लेख करें। देखिए, प्रभु की कृपा है कि इस देश के जितने भी कवि हैं, चाहे ओम प्रकाश आदित्य हो, चाहे नीरज जी हो, चाहे ब्रजेंद्र अवस्थी जी हो, चाहे उर्मिला शंकरधर हो, चाहे वो कुमार विश्वास मेरे सामने उस समय बच्चे ही थे, बिल्कुल छोटे थे जी। और ये सब कवियों के साथ मैंने मंच साझा किया है, सब जगह में पढ़ा। मंच पे आप किस तरह की कविताओं को पढ़ते हैं? हमारे मनजाना बीट के दर्शकों को एक कोई बेहतरीन जिसमें आपको बहुत वाहवाही मिली हो एक रचना जरूर शेयर करें। देखिए, ऐसा है, वैसे तो वीर रस का एक ऐसा अलग आनंद है। वीर रस केवल चिल्लाने से नहीं जी, केवल पाकिस्तान को गाली देने से नहीं होता। वीर रस में जब आप व्यक्ति पढ़ता है तो रोंगटे अपने आप खड़े होने चाहिए, ओजपूर्ण होता है, तो ओज का आधिक्य होना चाहिए उसमें। कुल मिलाकर के मैंने गीत भी लिखे हैं जी। मुझे लगता है कि वीर रस की कविता पढ़ने की बजाय तो केवल मैं पढ़ देता हूँ वो जिससे संदेश जाए। एक तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, ठीक, और दूसरा ये एक मानवता के लिए संदेश देता हूँ, ठीक। जो गीत हमारा बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया में गाया। जरूर जरूर जरूर। मैं प्रतिनिधि हूँ खुददारों का, मैं प्रतिनिधि हूँ खुददारों का, राही भी हूँ अंगारों का, अरिशोणित पीने की खाते शिल्पी हूँ तेज दुधारों का, द्रोही के लिए खंग हूं मैं, भारत मां की उमंग हूं मैं, जो राष्ट्र ध्वजा में लहराती वो केसरिया तरंग हूं मैं। झेलूंगा सभी कुचक्र किंतु मानूंगा किंचित हार नहीं, चुप और नहीं मैं रह सकता, ठानूंगा उनसे रार यहीं। मैं नहीं बुलाता तुम्हें स्वर्ग में वज्र लिए सो जाओ इंद्र, मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से तभी कहलाऊंगा रविंद्र। क्या बात, मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से तभी कहलाऊंगा रविंद्र। और मनुष्यता के लिए जो गीत मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ है दुनिया के अंदर जी, अन्ना हजारे से लेकर सारे नेता उसका उदाहरण देते हैं जी, उस पंक्तियों को कोट करते हैं जी। वो पंक्तियां हैं, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता
देता देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। आहार, नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। आहार, नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीत नहीं। जो काट असत उड़ के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर। 5 बंद है इसमें, लेकिन मैं अंतिम मंत्र सुनाता हूं। तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। ये भारत की अमर संस्कृति है, भारत की अमर विचारधारा है। दुनिया के लोग जब कबीलों में रहते थे, तब हमने वेदों की रचना की। दुनिया के लोग जीवन की पद्धति नहीं सीख पाए। उन्होंने पहले कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, इससे याद आया, अभी जैसा बताते थे, शुरू में बताया था कि आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो ये आज की स्थिति में क्या है? नहीं, मैं पूरी बात कर लूं इसको। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने जो जिसके पास क्षमता होगी वही उसी में से उपजा। एक संस्कृत में वीर भोग्या वसुंधरा, उसी में से उपजा। फिर एक वहां का विचारक आया पाश्चात्य, उसने कहा कि नहीं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। भारत की मनीषा ने, भारत के ऋषियों ने प्रारंभ से ही जो बातें कही वो अद्भुत है। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। दुनिया के सभी लोगों की कल्याण की कल्पना करने वाला ये भारत, ये सनातन धर्म का चिंतन, इसमें पूजा करने वाला भी हिंदू है, न करने वाला भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, निराकार ब्रह्म का उपासक भी हिंदू, साकार ब्रह्म का उपासक भी हिंदू। एकमात्र यही एक धर्म है दुनिया में, बाकी सब संप्रदाय। ये मैं कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं। जो पूजा पद्धति का निर्माण करके बताए वो पंथ, जैसे हमारे यहाँ शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, लिंगायत हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उसी तरह से बाकी इस्लाम है, उसी तरह से आपका ईसाई धर्म जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं है, ये सब पंथ है। क्योंकि उनकी एक किताब, एक भगवान, हमारा नहीं है। यहाँ तो ईसावास्य निदप सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत जगत, ये सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। तुलसी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में आत्मवत सर्वभूतेषु। तब हमने नारा लगाया कणवंतो विश्व मारे। ये सारे विचार दुनिया को बांटो। आर्य जाति नहीं, आर्य विचारधारा है। वो आर्य विचारधारा ये सनातन विचारधारा है। इसलिए मैं उस पर, और जहां तक सवाल ये है, आपने क्या पूछा था अभी? मैंने पूछा था कि आपने इतना लंबा आपका तो पायदान है, तो ये अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी अब भी बहुत अच्छी नहीं बोल पाता मैं। अच्छा, लेकिन अंग्रेजी पढ़नी आती है, अंग्रेजी लिखनी आती है। कैसे अवरोध कभी हुआ आपके काम में? नहीं, कतई नहीं, रत्ती भर नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मैं वकालत के समय भी जब हिंदी में बोलता था तो अपोजिट वकील पूछता था इसके अर्थ क्या है। हाँ। मैंने भारत में पैदा हुए, शर्म करो, मैं यहाँ की मातृभाषा बोल रहा हूं और आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वो उसे हिंदी में बोलना ही पड़ता था, मजबूरी। शुक्ला जी, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है, ऑब्वियस है, शुक्ला जी को गुस्सा कब आता है? देखिए, मुझे जब जब गलत काम होते देखता हूं मैं, तब तक गुस्सा आता है। कैसे मैनेज करते हैं? जैसा परिस्थितियां होती हैं,
अब अगर मान लीजिए मैं अभी टीवी पर आया था एक मामला, एक महिला को मारते हुए लोग आ रहे थे, मेरी गाड़ी रुकी, वो आके मेरे ही सामने मारने लगे। अच्छा, आपके सामने लाइव चल रहा था ये? मैं गाड़ी रुकी और वो सामने से दौड़ा रहे थे, लोग मुझे मार रहे थे। हाँ। मैंने रोका, नहीं माने तो मैंने दिया थप्पड़ घुमाकर। हाँ। अब उसे टीवी वालों ने कहा कि आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था। मैंने कहा मुझे जनप्रतिनिधि होने का धिक्कार है कि कोई महिला अगर लूटी जा रही है, कोई बलात्कार हो रहा है, कोई मारे डाल रहा है किसी को, अगर रास्ते में कोई किसी की हत्या कर रहा है तो हम पुलिस को करें खबर, उसका उपचार तुरंत करें। हम तुरंत उपचार करेंगे और हम करें। अभी एक लड़के को पॉलिटेक्निक वाले मार रहे थे यही, और अगर मैं ना पहुंचा था मार डालते उसे। शुक्ल जी के देखिए इतने दिन हुए राजनीतिक जीवन में, 4 बार एमएलए रहा, 3 बार मिनिस्टर रहा, लेकिन झांसी का एक आदमी पकड़ के ले आइए जो ये कहे मेरे साथ रविंद्र शुक्ला ने अन्याय करके मेरा ये कब्जा कर लिया, ले आइए। मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति कह दे कि हमने उनके साथ ये अन्याय किया, ना अन्याय किया है ना अन्याय कराया है। अन्याय सहूंगा नहीं, अन्याय करूंगा नहीं। शुक्ल जी के ऐसे शौक जो लेखन है, राजनेता बने रहे, बहुत सारे कुछ ऐसे भी हिडन शौक होते हैं जो मैं चाहूंगा कि बंजारा बीट के साथ आप शेयर करें आज खुल के। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने जीवन में प्रेम से बहुत वंचित रहा। किस तरह के प्रेम? दुर्भाग्य, हर तरह के दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बचपन से ही संघर्ष करना, और इसलिए ना मां का प्यार जाना, ना पिता का प्यार जाना, ना भाई का प्यार जाना, ना परिवार का प्यार जाना, होते हुए नहीं जाना या किसी और वजह से नहीं। वो मैं चूंकि संघ का हो गया था, विचारधारा में अलग था। हाँ। दूसरा ये कि जिसे वो अच्छा समझते थे उसे मैं गलत समझता था। अच्छा, विभाजित हो गए। तो हमारे वैचारिक जो मतैक्य नहीं था, तो मतैक्य ना होने की वजह से, क्योंकि कांग्रेसी परिवार था, तो स्वाभाविक रूप से घर में विचार मिलते नहीं थे। माँ बिना पढ़ी लिखी, पिताजी व्यापार करते थे बहुत अच्छा, लेकिन बिना पढ़े लिखे वो भी थे। पिताजी कम रहते थे घर पर, बड़े भैया ज्यादा रहते थे, तो हमारा उनकी विचारधारा मिलती नहीं थी। उस विचारधारा न मिलने के कारण मैंने इतने कष्ट से इसी झांसी में 6 दिन भूखा रहा हूं। 5 रुपए रोज की नौकरी की है मैंने। कहाँ? मानस मुद्रण में। अच्छा, मैथिली गुप्त जी की प्रेस में मैं प्रूफ रीडिंग किया करता था। अच्छा। दिन में नेतागिरी और संघ का काम, शाम को प्रूफ रीडिंग करता था मैं, और मेरी हिंदी उसी कारण बहुत अच्छी हुई। प्रूफ रीडिंग कर, ऐसी कोई सियाशरण गुप्त और मैथिली गुप्त की पुस्तक नहीं होगी जो मेरी आंखों के सामने से न गुजरे। भगवान ने मुझे वहां शायद साधना के लिए भेजा होगा, लेकिन वो 5 रुपए रोज की नौकरी, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई है, ट्यूशन पढ़ा के गुजारा किया। मेरे को घर से कोई खर्च नहीं मिलता था। जी जी। अपने पैरों पर मैं 16 साल की आयु से खड़ा हूं। आपने पत्रकारिता भी की जी। मुझे याद आ रहा है आपका राष्ट्रबोध बहुत शानदार और बहुत अच्छे सोपान पे पहुंच गया था, फिर अचानक उसको क्यों रोकना पड़ा? देखिए, दैनिक स्वदेश से मैंने अपनी पत्रकारिता प्रारंभ की जब मैं वकालत करता था। दैनिक स्वदेश में लिखता था, फिर अजय अशोक के साथ सत्य कथाओं में उनका साथ देता था। तो अब एक स्टोरी तो ऐसी की थी जिसमें मेरी जान को बनाई थी। अच्छा, वो कौन सी थी? राजू भटनागर की। अच्छा, स्टोरी की थी। फिर इसके बाद जो है बात आई गई होगी, सत्य कथाओं में मनोहर कहानियों में लिखते जी जी जी, सत्य कथा। अच्छा, सत्य कथाएं चलती थी, उसमें अजय जी संपादक थे। तो अजय अशोक के साथ ही मैं लिखता था। अशोक जी थे और अजय जी थे, दोनों के साथ में लिखता, उनका सहयोगी लेखक। तो स्टोरी मैं बनाता था, पूरा लिखता था, फिर वो उसको मांझते थे, पूरा ठीक करते थे, तो इसलिए उनके साथ नाम आता था मेरा। 50 रुपए मिलते थे एक स्टोरी, तो वो 50 रुपए मेरे लिए बहुत थे। 50 जब मनी ऑर्डर आता था, खुशी होती थी, आनंद की अनुभूति वो आज लाखों रुपए में नहीं हो सकती जो उसमें हुआ करती थी। वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती थी। तो फिर दैनिक स्वदेश में चला गया। दैनिक स्वदेश के बाद जब हमने अखबार राष्ट्रबोध निकाला 2003 में, जब मैं हार गया चुनाव, इसके बाद कहा क्या करेंगे, तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हो तो निकाला, बहुत अच्छा चला। और उसमें जो हमारा संपादकीय होता था, आपने देखा होगा, खूब पढ़ा है,
लोगों ने काट काट के रखे हैं। हाँ, अभी संकलन में रखे हैं लोग। संकलन में रखे हैं लोगों ने, कई ने शोध किया है। बहुत त्वरित टिप्पणी होती थी, बहुत अच्छे लिखते थे। लास्ट पेज आपका संस्कृत विरासत पे होता था। उस पर विरासत होता है, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग। लेकिन क्या वो धीरे धीरे करके उसमें मैनेज नहीं कर पाया मैं। विज्ञापन खूब मिले लेकिन वसूली नहीं हो पाई। फिर इसके बाद जो क्योंकि मैं देख नहीं पाता था ढंग से, तो कर्मचारियों ने गड़बड़ किया, कुछ वसूली में गड़बड़ हुई, कुछ बाकी तो घाटा बढ़ते ही चला गया। फिर बच्चे आ गए, उन्होंने संभाल लिया। तो जब बच्चे आए थे तब मैंने उनको अच्छी तरह से ऐसा दिया था अखबार जिससे चलाया जा सकता था। मैं भी अपनी तनख्वाह निकालता था और लोगों की तनख्वाह भी निकलती थी। लेकिन बाद में जो हो सकता उनका रुझान इस तरफ ना हो। नहीं, उन्होंने खुद मांगा था। अच्छा, एफिडेविट जो आया मोदी के काल में, तो उसमें एफिडेविट में बहुत झूठ भरने पड़ते। अच्छा, तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा तुम अपने नाम करा लो, फिर जो भरना हो वो भरो, हमें मुक्त कर दो। मैंने कहा मैं इसमें नहीं भरूंगा, इस एफिडेविट पर दस्तखत मैं नहीं करूंगा। चलता हुआ अखबार इसलिए बनता क्योंकि वो झूठ पहले भी था लेकिन उतना नहीं था जितना झूठ इसमें लिखना पड़ता। पहले जो फार्म डिक्लेरेशन था उसमें उतना झूठ नहीं था। ऐसा क्यों कि डिक्लेरेशन, इसकी क्या वजह होती है कि देखिए ऐसा है, डीएबीपी रेट जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं आपके सर्कुलेशन, हाँ, आंकड़ों पर, और वो सबके आंकड़े झूठे, 100% आंकड़े झूठे। केवल फाइल को छाप रहे हैं लोग, विज्ञापन को आयात करने के लिए बस फर्जी सरकारी विज्ञापन मिलते हैं उन्हें। वो सरकारी विज्ञापन मान लीजिए 1 लाख के मिल रहे हैं। अब छपाई 1 दिन में कितने लाख की है, कहां से चल जाएगा भैया अखबार? चल ही नहीं सकता अखबार। अखबार की नीति बदलनी पड़ेगी। सब झूठ बोलते हैं, आज भी कई पेपर ऐसा कर रहे हैं। सब करते, कई पेपर नहीं, 99.9% पेपर यही करते, 99.9% पेपर ये करते हैं। और ना करेंगे तो चलेंगे नहीं, नहीं चलेंगे, क्योंकि वो रेट जो डीएवीपी के हैं वो रेट, अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक अखबार ललितपुर में छपता है, दैनिक जागरण से ज्यादा अपने आप को वो दिखाता है सर्कुलेशन। अब आप कल्पना कर लो, शायद किसी बच्चे के हाथ में नहीं आता हो। क्या भविष्य में फिर राष्ट्रबोध को हम पढ़ पाएंगे? नहीं, राष्ट्रबोध पत्रिका के रूप में पढ़ पाएंगे। अच्छा, उसकी प्लानिंग चल रही है? उसकी प्लानिंग चल रही है। मासिक पत्रिका छापें, क्योंकि हम विचार तो अपने लोगों को देंगे ना। हाँ। नहीं तो पता चला हम चले जाएंगे तो हमारे विचार कहाँ रहेंगे? विचार। सुनील जी, एक और बात, आपने इतना सब कुछ किया, आगे की और कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे जिसपे आप काम करना चाह रहे होंगे? नहीं, कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ इससे। मैंने एक पिछले वर्ष, अभी 1 वर्ष पूरा हो गया है। 1 वर्ष पहले जब लॉकडाउन लगा था, उसी समय एक दिमाग में आया कि एक संस्था खड़ी की जाए दुनिया के बौद्धिक लोगों की। तो हमारे दिमाग में आया कि हिंदी के लिए काम किया जाए, साहित्य के लिए काम किया जाए और देश के लिए काम किया जाए, माँ भारती के लिए काम किया जाए। इसलिए संस्था का नाम रखा हिंदी साहित्य भारती। रजिस्टर्ड कराया उसको, अंतरराष्ट्रीय काम करने के लिए उसको रजिस्टर्ड कराया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना, साहित्य को दुनिया के सामने ले जाना, क्योंकि बीच के काल में साहित्य जो अच्छा था, राष्ट्रभक्तिपूर्ण था, संस्कारवान था, उस साहित्य को जमीन में खोदकर गाड़ने का काम किया कुछ षड्यंत्रकारियों ने, जो देश की संस्कृति से, या यूं कहें कि लॉर्ड मैकाले, कर्नल टाट और मैक्स मूलर के मानस पुत्रों ने इस देश में मौलिक विचारधारा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसीलिए उन लोगों ने किताबें कौन सी छापी? चरित्रहीन विवेकानंद, समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, पहाड़ी चूहा शिवाजी आदि आदि। माने बहन भाई के संबंध उजागर करने का काम झूठा लोगों ने किया, और ये काम उन लोगों ने किया केवल पैसे के लिए। और इसमें अच्छी खासी आज भी जो देश के अंदर चल रहा है, फंडिंग होती है बाहर से, अरबों रुपए आता है। वो अरबों रुपए के लालच में मां भारती के पुत्र पुत्रियां ही अपनी मां को मारने में लगे।
बड़ा अफसोस कम होता है। ये बहुत ही दुख का कारण है, और जानते हैं सब कि ऐसा हो रहा है, लेकिन चार ठगों की कहानी की तरह हुआ करके वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो एक प्रश्न दुनिया के सामने कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जरा ये बताइए कि जितने पुरस्कार वापसी गैंग के सदस्य हैं, उनकी एक कविता अगर कोई मुझे सुना देगा, लोग कोई बच्चा सुना दे आके कि हमें पहले से याद है, या आप में से किसी को याद हो बता दो, तो मैं क्षमा मांग लूंगा। एक भी कविता याद, ऐसा कोई लिखा ही नहीं जो याद रहने लायक, लेकिन अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, उस हिसाब से लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया गया। और भारतीय संस्कृति रूपी गंगा को प्रदूषित करने के लिए जो बौद्धिक मिलावट कर सकते थे वो किया, जितना प्रक्षेपण ग्रंथों में कर सकते थे वो प्रक्षेपण किया। परिणाम स्वरूप आज अपनी ही साहित्य पर, अपनी ही संस्कृति पर हमारी युवाओं को विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ने को मिला है भगत सिंह क्या थे, आतंकवादी। भ्रमित तो किया गया है पीढ़ी को, वही उन्हें पढ़ने को क्या मिला, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये पढ़ने को मिला। नहीं मालूम कितने लोग मरे, लाखों लाख लोग मरे, उनकी चर्चा ही नहीं होने दी। शुक्ला जी, तो अब हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से हम उन सब साहित्यकार को दुनिया के सामने ले जा रहे हैं, आईना दिखाएंगे, नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रबंधन अतीत का अभिनंदन, जो गत हो गए हैं, जिनको देश निकाला दिया गया। अब आप एक प्रश्न करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपसे करता हूं, चलिए बताइए, ओम जय जगदीश हरे किसने लिखा? करोड़ों कंठ गाते, करोड़ों कंठ, नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो ऐसा साहित्यकार, ऐसा प्रवचनकार पंजाब का श्रद्धानंद फिल्लोरी, जिनको देश निकाला दिया गया, अंग्रेजों ने दिया, और उसके गीत को हम गाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम किसका लिखा, उसका उद्गम स्रोत क्या है। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे सब साहित्यकारों को श्री कृष्ण सरल उज्जैन अभी तक जिंदा थे, मैंने देखा है उनको, सब कुछ अपना घर बेच दिया, पत्नी के जेवर बेच दिए, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया केवल साहित्य के लिए। प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते रहे, इस गंगा को जो प्रदूषण है उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन वाह वालों ने नहीं होने दिया। तो वो सब काम हिंदी साहित्य भारती कर रही है। ठीक है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक चीज और कहूंगा, भगवान हमारे साथ है, इसलिए आपको जानकारी देता हूं, 27 प्रदेशों में हमारी कार्यकारिणी गठित है, आधे से ज्यादा में जिले गठित हो गए हैं, और 32 देशों में हमारी कार्यकारिणी है। इतना बड़ा काम विश्व के इतिहास में साहित्य के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ, और इसमें कई पूर्व गवर्नर, इसमें केसीनाथ त्रिपाठी जी हैं, इसमें कप्तान सिंह सोलंकी जी हैं, इसमें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर वो हैं, कनाडा से रत्नाकर नराले जी हैं, आदि 18 कुलपति हैं, कई कुलाधिपति हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों शोध हो चुके हैं। ऐसे लोग ऐसी संस्था आप चला रहे हैं, आगे विकसित कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र। बंजारा बीट आपको बधाई देता है। मेरा चैनल जो है, हमारा चैनल बंजारा बीट्स एक इंफॉर्मेशन और एकेडमिक चैनल है। आप हमारी यूथ को अपनी तरीके से संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल एक तो बंजारा बीट जो है चैनल को आपको बधाई देता हूं कि आप सतत साधना में लगे हुए हैं दोनों लोग। जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो पैसों के लिए नहीं कर रहे जी। आज कोई भी व्यक्ति काम प्रारंभ करता है, सबसे पहले जिसमें हमें क्या मिलेगा, जी बिल्कुल सही बात है, अर्थ के आसपास उसका चिंतन घूमता, आपका नहीं घूमता। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और सारी यूथ को मैं केवल एक बात कहता हूं अपनी कविता से, युवा सदा इतिहास बनाता, लेखक उसको लिखता है। आजादी का कंज हमेशा तरुण हृदय में पड़ता है, और इसलिए फांसी पर झूलने वाले जितने होंगे वो जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं है। इसलिए मैथिषण गुप्त जी के शब्दों में, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान।
तो ये थे डॉक्टर रवींद्र शुक्ल जी, जिन्होंने अपनी सारी बात दिल खोल के आज हमसे साझा की। शुक्ल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।